हमारा देखो, कल हमने न्यूक्लियस के बारे में, उसके साइज के बारे में जाना, उसका कंपोजिशन मतलब किससे बना है, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, जेड, ए, उसकी रेडियस, उसका वॉल्यूम, उसका सरफेस एरिया, उसकी डेंसिटी। केवल डेंसिटी एक ऐसा फैक्टर था जो ए पर डिपेंड नहीं थी, बाकी सब कहीं ना कहीं ए पर डिपेंड आ रही थी। अब आइए, एक टॉपिक है हमारा बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी शॉर्ट में हम उसे BE बोलेंगे, और सिंबल इसका EB है। EB सिंबल इसका EB, जैसे पोटेंशियल एनर्जी को PE लिख दो पर सिंबल U होता है। अब ये बाइंडिंग एनर्जी यदि समझनी है, बाइंडिंग एनर्जी इनडायरेक्टली जिसे आप एटम के लिए आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हो, आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हो ना एटम में। बताओ आयनाइजेशन एनर्जी क्या चीज़ होती है? मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन, यानी उन दोनों के गठबंधन को तोड़ देना, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के गठबंधन को तोड़ देना, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देना, वो कहलाती है आयनाइजेशन एनर्जी। एक तरीके से आप इलेक्ट्रॉन को तोड़ रहे हो। और बाइंडिंग एनर्जी एक ऐसी एनर्जी जो न्यूक्लियस को तोड़ने के लिए चाहिए। जैसे पूरा नाम है, मैंने आधा बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस। हम एक्चुअली बाइंडिंग एनर्जी किसकी पढ़ने जा रहे हैं? न्यूक्लियस, क्योंकि 11th में एक टॉपिक था बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। सैटेलाइट को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी चाहिए। फिलहाल हमें कौन सा क्या तोड़ना है? हमें आज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को तोड़ने के लिए मिनिमम कितनी एनर्जी चाहिए, उसको बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी। अब आप इसको ऐसे समझो, जैसे सपोज करो आप सूतली बम लेके आते हो, सूतली बम बंधा हुआ टाइटली, खूब केमिकल उसमें बंधा हुआ है। आप उसमें जब दिया सलाई लगाते हो, थोड़ा सा सुलगाते हो, जैसे आप उसमें होते बड़ा फूट जाता है और उसके चितड़े उड़ जाते हैं और सारी चीज़ें अलग हो जाती हैं। तो जो बाइंड था वो टूट गया कि नहीं टूट गया? वो बम के सारे पार्टिकल इधर उधर भग गए कि नहीं भग गए? बोलो। तो इसी को बोलते हैं तोड़ना। तो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू तोड़ना। अब आज हमें क्या तोड़ना है? न्यूक्लियस। तो एक केवल ग्राफिक्स जरा वैसे नहीं तोड़ेंगे, लेकिन इमेजिन करो एक न्यूक्लियस है। बताओ किसका बना हुआ होता है न्यूक्लियस? न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये PP, NN, NP, NP, PN ऐसे लिख दे। दिस इज अ न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस। अब इमेजिन करो ये सूतली बम भी है। यदि मैं इसको, अब बाइंडिंग एनर्जी का महत्व तो समझना, यदि मैं इसको बाइंडिंग एनर्जी दे दूं, इसको बाइंडिंग एनर्जी यानी ये सूतली बम, और इसको दिया सलाई लगा दूं, ये बड़ा फूट जाना चाहिए, तितर बितर हो जाने चाहिए, इनफाइनाइट डिस्टेंस अपार्ट हो जाने चाहिए। कुछ समझे क्या बना रहा हूं मैं? जैसे हाँ फट गया ये। अब गिनना मत इनको कि जितने पी उतने, केवल समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है? तो मन में, दिमाग में ये बैठाने के लिए कि बाइंडिंग एनर्जी में वो दम होता है कि यदि वो न्यूक्लियस को दे दी जाए तो बड़ा सारे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन सब अलग एक दूसरे से जुदा हो जाएंगे, और दोबारा से इंटरेक्ट नहीं करना चाहिए कि फिर आ जाए एक दूसरे को लपक ले। मतलब दो मैग्नेट आपने दूर रखी और आपने हाथ छोड़ा, वो कट्टे से फिर पास आ गई, थोड़ा और दूर रखी, थोड़ा और दूर रखी, थोड़ा छोड़ा फिर कट्टे से पास हो गई। तो इतनी दूर नहीं, कम से कम इतनी दूर रखो कि वो दोबारा से इंटरेक्ट ना कर सके, दोबारा से पास ना आ सके। तो इतनी एनर्जी देना कि सारे न्यूक्लियॉन्स एक दूसरे से, सारे न्यूक्लियॉन्स एक दूसरे से इनफाइनाइट डिस्टेंस दूर हो जाए। तो बाइंडिंग एनर्जी द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द न्यूक्लियस so that the nucleus gets infinite distance apart from each other। और फिजिक्स में इनफाइनाइट डिस्टेंस का मतलब जानते हो ना? इस डिस्टेंस को भी इनफाइनाइट बोला जा सकता है, इसको भी, बस एक दूसरे की रेंज से बाहर आ जाए। तो ये है बाइंडिंग एनर्जी। ये टॉपिक इस साल, ये कई सालों से था, हमेशा रहा ये टॉपिक, बस पिछले साल ये काट दिया था। लेकिन अब इसकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं, इसके सवाल कैसे करते हैं, उसके लिए थोड़ा हमें समय बिताना पड़ेगा। तो बाइंडिंग एनर्जी न्यूक्लियस यदि समझनी है तो पहले एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझते हैं, पहले बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझते हैं, फिर बाइंडिंग एनर्जी पे आएंगे। देखो यदि आप एक एग्जाम्पल समझते हैं, आपने 1 किलोग्राम कोल जलाया, कल का स्टेटस समझ में आया नहीं आया कोल वाला? क्योंकि नॉट एवरीवन कैन गेट इट, है ना? चलिए, क्योंकि 1 किलोग्राम तुमने कोयला जलाया, लेट दिस इज रिएक्टेंट। क्या है ये? रिएक्टेंट। जब ये जल जाता है, पूरी तरीके से जल जाता है, तो क्या 1 किलो ही राख बचती है? ये बताओ, क्या केवल 1 किलो ही राख बचती है? नहीं ना। आपको ये मान लेते हैं 100 ग्राम राख ऐश बची, 100 ग्राम राख, ये हमारा प्रोडक्ट बचेगा, ये बचेगा। 1 किलोग्राम कोयला जलाया, 100 ग्राम राख बची। इस 1 किलोग्राम को भी
ग्राम में लिख देता हूँ, 1000 ग्राम कोयला जलाया और 100 ग्राम राख बची। तो अब आप बताइए, फिजिक्स तो सन की होती है थोड़ी सी। अब वो 900 ग्राम का हिसाब किताब नहीं देखेगी, साले 900 ग्राम कहाँ गया, 900 ग्राम कहाँ गया, तुमने तो 1 किलोग्राम कोयला जलाया, जैसे 100 ग्राम राख बची, ये 900 ग्राम कहाँ गया। तो 900 ग्राम कहाँ गया बताओ। हाँ, इस 900 ग्राम की तुमने एनर्जी भी तो चूस ली, उस 900 ग्राम की। तो आइंस्टीन ने एक इक्वेशन बताई थी कि E = mc², खूब यूज की होगी आपने, ड्राइंग लेक्चर में भी यूज की, कि जितना मास डिसअपियर हो चुका है, जितना मास गायब हो चुका है सिस्टम में से, वो तुम्हारा एनर्जी के रूप में सराउंडिंग में जा चुका, सराउंडिंग में जा चुका, वो मास एनर्जी में कन्वर्ट हो चुका। तो जब हम इसका प्रयोग करेंगे, कितनी एनर्जी निकली, मतलब 100, पता है। अब इसकी बैलेंस इक्वेशन बताता हूँ, बैलेंस तो है नहीं है, इधर 1000, इधर 100 ग्राम प्लस E लिखेंगे, ये वाली E, कि तुमने 100 ग्राम राख प्लस एनर्जी को भी तो एंजॉय किया, उस एनर्जी को। अब वो एनर्जी, ये वाली एनर्जी कैसे निकलेगी, वो एनर्जी निकलेगी mc², और इस m में ना तो 1000 रखोगे ना 100 ग्राम रखोगे, इसमें वो रखोगे जो मास डिसअपियर हुआ है, 900 ग्राम इंटू c², 900 ग्राम इंटू c²। हालांकि यूनिट ये ग्राम है, ये 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है, वो यूनिट तो आप कर लोगे, लेकिन आप समझ गए ये क्या चीज़ है। और यानी कौन सा वाला मास, ना ये 1000 वाला ना ये 100 ग्राम वाला, इसको बोलते हैं, ये जो मास है इस तरीके की प्रोसेस में मास डिफेक्ट। क्या बोलेंगे इसको, मास डिफेक्ट। और इसको फिर जनरली सिंबॉलिकली डेल्टा। अच्छा, कैसे निकालोगे मास डिफेक्ट, बताओ कैसे निकालोगे। आपने इसमें से इसे माइनस किया ना, इसे माइनस किया, तो जब दो चीजें माइनस होती हैं तो हम जनरली डेल्टा यूज कर लेते हैं, डेल्टा एम। तो व्हाट इज डेल्टा एम हियर, मास डिफेक्ट। डेल्टा एम क्या है यहाँ, मास डिफेक्ट। समझ में आ गया, डेल्टा एम मास डिफेक्ट, डेल्टा एम मास डिफेक्ट। तो यानी यहाँ से हम एक चीज सीखे। अच्छा, पहले तो बताओ ये बात समझ में आ गई, ठीक है, कि यदि 1000 ग्राम 1 किलो कोयला चलाओगे तो 100 ग्राम राख बचेगी, तो वो 900 ग्राम की तुमने एनर्जी निकाल ली। तो वो एनर्जी इस वाले फॉर्मूला, ठीक है, आप mc² में कंफर्टेबल हो तो थोड़ी देर के लिए रह सकते हो, क्योंकि लौट के भी थोड़ी देर में आपको आना तो इसी पे ही पड़ेगा, थोड़ी देर में आना तो बेटर है कि अभी से शुरुआत कर दो। डेल्टा mc², डेल्टा एम का क्या नाम है इस समय जब ऐसी प्रोसेस हो रही हो, मास डिफेक्ट। और कैसे निकाला मास डिफेक्ट आपने, कैसे निकाला, मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट, माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट के मास को घटा के ये। अब आइए ऐसी एक सिमिलरली थ्योरम यूज करते हैं, है ना, एल्बर्ट ऋतुराज वासनी ने एक थ्योरम पढ़ाई है ना सिमिलरली। बाई चांस सपोज करो मैं आपसे कहता हूँ 10 ग्राम मास एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, 10 ग्राम मास डिसअपियर हो गया। कोई है इक्वेशन जिसमें मान लो इधर 80 ग्राम है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट 70 ग्राम है, तो कितने ग्राम के मास की कमी आ गई। तो जब आप मास डिफेक्ट निकालोगे तो कितना आया, 10 ग्राम। तो कितनी एनर्जी निकलेगी, इक्वल टू डेल्टा mc², और डेल्टा एम क्या रखोगे, 10 ग्राम। इमेजिन करो अब एक चीज, 1 AMU एटॉमिक मास, इतने छोटे छोटे मास होते हैं कि वहां केजी और ग्राम नहीं यूज करते हम। समझ में आ गया, केजी और ग्राम। अब जैसे मैं कहूँ बताओ चींटी का वजन कितने क्विंटल है, तो बहुत अजीब सा लगेगा चींटी, इवन वहाँ किलो भी अजीब लगेगा चींटी के लिए। बताओ चींटी कितने किलो की होती है, अच्छा चींटी कितने ग्राम की होती है, वहाँ ग्राम भी अजीब सा लगेगा। तो जब छोटी चीज़ होती है तो छोटी यूनिट यूज करते हैं, और जब बड़ी होती है तो बड़ी यूनिट यूज करते हैं। पता ना, यहाँ से वो वाला स्टार, फलाना ढिमका स्टार कितने मीटर दूरी पर है, हम वहाँ मीटर भी नहीं यूज करते, किलोमीटर भी नहीं यूज करते, लाइट ईयर यूज करते हैं। तो जब बड़ी चीज़ें होती है तो बड़ी यूनिट यूज करते हो। तो एक होती है एटॉमिक मास यूनिट, क्या लिखा मैंने ये, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी नहीं, एटॉमिक मास यूनिट, जिसको सिंपली 1U भी लिखते हैं, 1U भी लिख सकते हो, 1 एटॉमिक मास यूनिट। और ये होता है 1.67 10⁻⁻27 kg। मतलब इस मास को सिंपली 1 AMU बोलो और चलो निकल लो यहाँ से। इसको, इस वाले मास को देख रहे हो ना कितना कम मास है, सोचो कितनी जीरो आएंगी यदि केजी में भी लिखोगे तो। मान लो पॉइंट, ये पावर हटाओगे तो 0.00000000 कितनी 26 जीरो आएंगी, फिर जाके 1 आएगा। इतना मामूली मास को हम 1 AMU बोलेंगे। दूसरा सिंबल क्या है, 1U। दूसरा सिंबल क्या है, 1U। इमेजिन करो कोई न्यूक्लियर रिएक्शन चल रही है, अब उसमें मास डिफेक्ट आधा किलो 1 किलो 900 ग्राम तो नहीं आएगा ना,
तो यदि सुनना, इफ 1 AMU मास कन्वर्ट इनटू एनर्जी, अब इस डायलॉग का क्या मतलब है, क्या समझे? यदि 1 AMU मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए, 1 AMU मास गायब हो जाए, है ना, 1 AMU मास गायब हो जाए, 1 AMU मास, ठीक है। तो अब आप बताना कितनी एनर्जी रिलीज होगी, ये कैसे निकालोगे आप? तो खेल के नियम फिर नहीं बदलेंगे, अंगद के पांव की तरह टॉपिक वही है। तो देन बताओ कितनी एनर्जी निकलेगी, डेल्टा एम सी स्क्वायर। डेल्टा एम माने जो मास डिफेक्ट आ चुका है, मास में गड़बड़ी, जितना मास गायब हो चुका है। तो बताना कितना मास गायब करने की बोल रहा हूं मैं, 1 AMU। तो यहां तो लिखोगे 1 AMU और यहां लिखोगे 3 × 10⁸ का स्क्वायर। और यदि मैं इसको kg में कन्वर्ट कर दूं, है ना, क्योंकि ये तो ऐसा यूनिट में मीटर पर सेकंड में, इसको कर दूं तो सॉल्व करूं, आप डायरेक्ट याद करिएगा 931.25 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये इतनी एनर्जी रिलीज होगी, इतनी एनर्जी। ये डाटा वैसे तो सवाल में दे देते हैं, पर आपको सलाह दूंगा याद ही रखना इसे, ये याद रखना। लेकिन ये एनर्जी कब, क्योंकि देखो भले ही मल्टीप्लाई है, लेकिन 3 × 10⁸, उसके बाद 1 AMU को ये लिखोगे, फिर वो जो एनर्जी निकलेगी वो जूल में निकलेगी। भाई जब ऐसा ही यूनिट में डाटा होंगे तो एनर्जी जूल में निकलेगी, उसको EV में कन्वर्ट किया। पहले EV याद दिलाता हूँ, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, डुअल नेचर में अच्छे से पढ़ा है इसको, 1.67 × 10⁻⁻19 जूल। और 1 MeV क्या पढ़ोगे इसे, 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मेगा 1.67 10⁻, मेगा में आ जाता है तो यानी 10⁻6 और आ जाएगा, क्या आ जाएगा 6, वो 6 इसमें डायल्यूट होगा तो ये -13 जूल। मेगा माने ये होता है। तो यानी ये डाटा याद कर लो तो बेटर रहेगा। पहले समझिए कॉन्सेप्ट, यदि क्योंकि न्यूक्लियस लेवल पर जो मास डिफेक्ट आएंगे वो किलोग्राम में भी नहीं आएंगे, वो आएंगे AMU, 0.0 AMU, 0.5 AMU। तो यदि 1 AMU मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए, 1 AMU 1 एटॉमिक मास यूनिट या 1 यूनिट यदि एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए तो कितनी एनर्जी रिलीज करेगा वो सिस्टम, 931.25। और इसको याद कर लीजिए, दैट इज 1 AMU इज इक्वल टू 931.25 MeV। इसमें एक गलती है, ढूंढ के बताओ, टेक्निकली गलती है, टेक्निकली गलती, चलो टाइम वेस्ट होगा। ये मास है और ये एनर्जी है, मास और एनर्जी डायमेंशनली बराबर नहीं होते तो इक्वल यूज नहीं करेंगे। ये ध्यान रखना, ये जो निकला ये एनर्जी निकली है, ये एनर्जी निकली है, तो इसलिए बेटर होगा 1 AMU। अब 3 डंडों का मतलब इक्विवेलेंट, 1 AMU इसके इक्विवेलेंट है, इक्विवेलेंट समझ गए। अब आप ऐसे समझो, आज की डेट में गोल्ड यदि हम ये मान लें 10 ग्राम 50,000 रुपये का है, मान लेते हैं, तो आप मान लो 100 रुपये की गड्डी लेना, 100 रुपये की गड्डी लेना, 100 रुपये की गड्डी, 5 गड्डी लेनी है बस, मतलब वही जो गड्डी होती है 5 गड्डी, कितना हो गया। अब बताना, इधर 10 ग्राम गोल्ड रख दूं, 10 ग्राम गोल्ड, और इधर 100 की ये 5 गड्डी रख दूं, ये 50,000 रुपये हो गए। तो ये इक्विवेलेंट है, बराबर तो नहीं है ना वजन, इसकी वैल्यूएशन इसकी वैल्यूएशन के बराबर है, वजन में बराबर नहीं है, साइज में बराबर नहीं है। तो ऐसे ही ध्यान रखना, इक्वल वर्ड नहीं यूज करेंगे, इक्वल नहीं यूज करेंगे, ऐसे याद करोगे और इसे याद ही कर लेना। सवाल यदि खुद अपनी तरफ से देता है तो वो ये भी दे सकता है, तो फिर वही यूज करना, फिर वो ये भी दे सकता है थोड़ा सा, फिर डटे मत रहना इस पर। सवाल NCERT में यही दिया है, ये थोड़ा और एक्यूरेट है, समझ में आ गया। NCERT में रफली दे देते हैं ऐसे। तो ये क्या चीज़ सीखे आप, यदि किसी रिएक्शन में, किसी न्यूक्लियर रिएक्शन में या किसी भी रिएक्शन में मास डिफेक्ट आ जाए तो वो इतनी एनर्जी रिलीज होगी। अब मैं एक और चीज़ समझाता हूँ, ये समझ में आ गया, ये डाटा रट लेना। ये वाले एग्जाम्पल का एक इक्विवेलेंट एग्जाम्पल और बताता हूँ। 1 किलोग्राम कोयला जलाया, 100 ग्राम राख बची, है ना। ये क्या चीज़ कोई बताएगा, अभी समझाई थी, ये 900 ग्राम लिख रहा है इनडायरेक्ट वे में, इनडायरेक्ट वे में जिस 900 ग्राम की आप एनर्जी यूज की आपने। एक और एग्जाम्पल बताता हूँ, ये और दिमाग में पल्ले पड़ेगा। सर्दियाँ आ रही है, मम्मी ने 1 किलो गाजर मंगाई, समझ में आ गया, 1 किलो गाजर। इमेजिन करो 1 किलो चीनी, खोआ,
इज इट ओके? और काजू किशमिश अटरम शटरम आप समझ गए होगे, काजू किशमिश अटरम शटरम, अटरम शटरम, ये सब जितना भी है वो 1 किलो और ले लियो। सबकी मम्मी ऐसी होती है, गाजर का हलवा चाहे ये खूब अच्छा डाल देंगे, काजू वगैरह ये है ना, महंगे महंगे काजू किशमिश बादाम, देसी घी भी उड़े डाल देंगे, लेकिन बनाएंगी तब जब ये बहन सस्ती हो जाएगी। जब ये सस्ती हो जाएगी तभी बनेगा ना। अब बताना 1 किलो गाजर, 1 किलो ये अटरम शटरम डाल दिया। खोआ से एक चीज़ और याद आई, एक बार वाइफ ने खोआ पनीर की सब्जी बनाई थी, है नहीं। अब मैं कहा भाई जनरली पति को कोई हक नहीं है क्वेश्चन पूछने का, है ना। एक बार बस गलती से पूछ लिया था कि क्या बनाया है तुमने, कि क्यों पूछ रहे हो, कि यदि मैं ऐसे खा के मर गया तो बता तो सकूँ ऊपर जाके कि क्या खा के मरे थे, है ना। तो एक बार उसने तो गुस्से में आके चलो आज मैं खोआ पनीर बनाऊंगी, तो मैंने जब खाने बैठा कि मैंने कि इसमें पनीर तो है ही नहीं, क्योंकि चुपचाप खा लो, सब्जी का नाम है खोया पनीर, सब्जी का नाम है खोया पनीर, ठीक है। चलो 1 किलो गाजर, 1 किलो अटरम शटरम। लेकिन यदि आप एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल की ओर देख रहे हो तो बेटा बिलीव मी, नहीं तो कभी 2 किलो हलवा बन के नहीं तैयार होता। हलवा 2 किलो नहीं बनेगा। कितने लोगों को ये एहसास है कि 2 किलो नहीं बनेगा? जब आप बनाते हो सिस्टम में से जो पानी है वो जल रहा है और वो गाजर बाउंड होती जा रही है, क्लोज आती जा रही है। जब गाजर घिसते हो तो वो खिली खिली अलग अलग है, अब उसके लच्छे देख सकते हो अलग अलग है, लेकिन जब वो बन जाता है तो आप ये मान लीजिए 1.5 किलो हलवा बना। इसका मतलब नाउ यू कैन सी इट एज अ रिएक्टेंट, और उसको क्या देख सकते हो, उसको कैसे देख सकते हो, प्रोडक्ट। ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है, ये रिएक्टेंट है ये प्रोडक्ट है। तो रिएक्टेंट का मास कितना है, रिएक्टेंट का मास कितना है 2 किलो, और प्रोडक्ट का मास है, तो बताइए इस वाली सिचुएशन में डेल्टा एम कितना है 0.5 kg, ये डेल्टा एम है। समझ में आ गया? डेल्टा एम का मतलब मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट। पूरी न्यूक्लियर फिजिक्स में यही लगाएंगे, चाहे वो गाजर के हलवे की फिजिक्स क्यों ना हो। लेकिन अब एक चीज और समझा दूं, मैंने अभी एक रफली एक चीज बता दी थी, वो रफली थी कि ये न्यूक्लियस है, ये अभी एक चीज समझा दी थी, समझाने के लिए था। इसको कहीं दिल पे मत ले लेना कि मैं यदि इसको दिया सलाई लगाऊं बाइंडिंग एनर्जी नाम की तो बड़ा फूट जाएगा, है ना, अलग अलग हो जाएगा। ऐसे नहीं फोड़ते, ऐसे नहीं फूटेगा, केवल समझाने के लिए। क्योंकि एक बात बताओ, गाजर का हलवा बन गया, बाइंड हो चुका, मतलब जैसे बन गया, इसको माचिस की तीली लगाऊं, बदाम गाजर अलग, चीनी अलग, दूध अलग, खोआ किशमिश, ऐसे नहीं होगा ना अलग। उसको अलग करने का कोई तरीका है ही नहीं। एक्चुअली गाजर के हलवे को अलग करने का कोई तरीका नहीं है, न्यूक्लियस को तो हम फिर भी तोड़ लेंगे, उसके तो तरीके हैं। समझ में आ गया? चलिए अब आइए बाइंडिंग एनर्जी, क्या डेफिनेशन समझ में आई? क्योंकि टॉपिक तो आज का वही, और हम कहाँ गाजर के हलवे में आ गए। टॉपिक क्या है? बाइंडिंग एनर्जी, द एनर्जी रिक्वायर्ड, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड, ये भी शर्त है मिनिमम, फिर ज़्यादा तो तुम कितनी भी दो, ज़्यादा तो कितनी भी दो। मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द न्यूक्लियस सो दैट ऑल द न्यूक्लियस गेट इनफाइनाइट डिस्टेंस अपार्ट एंड कैन नॉट इंटरेक्ट फर्दर ईच अदर। दोबारा से वापस आ जाए। अब ध्यान से सुनना, ये जो मास डिफेक्ट का चक्कर है ना बाबू भैया, यही मास डिफेक्ट का चक्कर। अभी गाजर के हलवे में आपने क्या देखा, जैसे ही सिस्टम में से कुछ मास गायब आ गया, गाजर के हलवे की पैकिंग और क्लोज हो गई। बताओ गाजर और टाइटली बाउंड हो गई कि नहीं हो गई, है ना। तो ऐसे ही न्यूक्लियस बना होगा। अब होता क्या है, न्यूक्लियस की बात सुनना। फिर एक और एग्जाम्पल लो, तीसरा एग्जाम्पल दे रहा हूं, कोयला दे दिया, गाजर का हलवा दे दिया। तीसरा, इमेजिन करो आज हम आइए आज आपको एक न्यूक्लियस बनाने की रेसिपी बताते हैं। एक कढ़ाई लीजिए, एक प्रोटॉन लीजिए 1p और एक न्यूट्रॉन लीजिए। कढ़ाई में न्यूट्रॉन प्रोटॉन डालिए और उसे चलाइए। चलने के बाद ये बन गया, क्या बन गया बताओ? p और n। थोड़ा कैमरे में नहीं आ रहा होगा, थोड़ा बड़ा दिखा दे दो। बताइए, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन, इसको कढ़ाई में चलाया और बना दिया, एक न्यूक्लियस बन गया। ये क्या है? एक इंडिपेंडेंट प्रोटॉन। ये क्या है? एक इंडिपेंडेंट न्यूट्रॉन। मैं कढ़ाई का एग्जाम्पल दिल पे मत ले लेना, मैं समझा रहा हूँ कि भगवान ने शायद ऐसे बनाया हो कि आज एक न्यूक्लियस बनाते हैं, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन। ये हमें इंडिपेंडेंट प्रोटॉन भी मिला है। फिजिक्स की इतनी काबिलियत है कि इंडिपेंडेंट प्रोटॉन भी ढूंढ चुकी है, इंडिपेंडेंट न्यूट्रॉन भी ढूंढ चुकी है। यदि मैं इनको वापस मिला के कुछ ऐसी सीन क्रिएट कर दूं तो ये वापस न्यूक्लियस बन जाएगा ना। क्या अंतर है इस फिगर में उस फिगर में? ये वही है, ये गाजर है, ये खोआ और ये चीनी वगैरह, और ये गाजर का हलवा है टाइटली पैक्ड। ये है न्यूक्लियस।
बताओ न्यूक्लियस किससे बनता है? न्यूक्लियॉन्स से। किससे? अब थोड़ी देर के लिए मान लें, कल भी बताया था, ये इसका मास 1 एटॉमिक मास यूनिट है और इसका भी लगभग 1 एटॉमिक मास यूनिट है। तो बताइए न्यूक्लियस का मास क्या एक्सपेक्टेड है? एक्सपेक्टेड नहीं, वैसे देखा जाए मैथमेटिक्स के हिसाब से कोई नॉर्मल बंदा सीए जो होते हैं ऑडिट करते हैं, इसका मास 2u होगा, 2u होगा। लेकिन अभी अभी जो मैं प्रोसेस बता रहा हूँ गाजर के हलवे की, एक्चुअल में क्या होता है, इसका मास 2u नहीं मिलता। मतलब कमाल की बात, जब हम एक इंडिपेंडेंट प्रोटॉन का मास निकालें वो इतना है, इंडिपेंडेंट न्यूट्रॉन का मास निकालें वो साला इतना है, लेकिन जब वो न्यूक्लियस एक ऐसे न्यूक्लियस का हिस्सा है, कैसे न्यूक्लियस का, जिसमें एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन है, तो साले का मास 1.8 u मिला। कितना मिला? मतलब एक कमाल की बात समझना फिजिक्स की। मैं अब भी बोलता हूं कि न्यूक्लियस अभी भी पूरी तरीके से सॉल्व पजल नहीं है, पूरी तरीके से सॉल्व पजल नहीं है अभी भी न्यूक्लियस, मानते हैं। लेकिन फिर भी एक चीज दिमाग तो खराब करेगी ना, जो जान चुके हैं कि साला प्रोटॉन का मास, अच्छा एक मिनट, नॉर्मली यदि एक पलड़े पर 1 किलो वजन रखूं, उसी पर 1 किलो वजन और रख दूं, तो इधर कितना वजन रखना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए? 2 किलो ही रखना पड़ेगा। तो जब मान लो 1 किलो बोल देता हूं थोड़ी देर के लिए, 1 किलो का प्रोटॉन 1 किलो का न्यूट्रॉन, तो साला न्यूक्लियस तो 2 किलो का ही होना चाहिए ना। लेकिन साला जब वो न्यूक्लियस बन जाता है तो वो 2 किलो का नहीं है, वो 1.8 किलो का है। तो कुछ तो यानी इसका मतलब फिजिक्स को ये तो समझ में आ गया कि न्यूक्लियस जब बनता है तो उसमें भी मास डिफेक्ट आता है। तो बताइए कितना मास डिफेक्ट है इस प्रोसेस में? मास ऑफ रिएक्टेंट कितना है? 2u। मास ऑफ प्रोडक्ट कितना है? 1.8u। पहले अपने दिमाग में ये मान लीजिए कि न्यूक्लियस बनते समय भी मास डिफेक्ट जनरेट होते हैं। समझ में आ गया? मास डिफेक्ट एक बार फिर से बोलूंगा क्योंकि जो मैं समझाना चाह रहा हूं वो यहां और यहां भी होनी चाहिए कि इंडिपेंडेंट प्रोटॉन 1 किलो का, इंडिपेंडेंट न्यूट्रॉन 1 किलो का, और जब सारे वो न्यूक्लियस का हिस्सा बन जाते हैं और वो न्यूक्लियस बन जाते हैं, एक ऐसा न्यूक्लियस, इस ब्रह्मांड में बहुत सारे न्यूक्लियस हैं, एक ऐसा न्यूक्लियस लिया जिसमें सिर्फ 1 प्रोटॉन और 1 न्यूट्रॉन है, तो साले का वजन 2 किलो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये बताओ। परेशान कर रही है फिजिक्स हमको, लेकिन इसका वजन 1.8u निकल रहा है। और यदि ये तोड़ दें दूं, इमेजिन करो, तो फिर ये कहेंगे हम तो 1 किलो के। अबे क्या बवासी रही है? तो 1 kg तो ये 2 kg क्यों नहीं है? तो वही गाजर के हलवे का चक्कर बाबू, वही है गाजर के हलवे की तरह। यहां पर भी मास डिफेक्ट आया। कितना मास डिफेक्ट आएगा यहां पे भी? ध्यान रखना, क्योंकि अब एकदम से लेवल बढ़ेगा आपका एक झटके में। और यदि ये समझ में आ गया तो मैं जो अगला फॉर्मूला बताऊंगा वो एफर्टलेस आ जाएगा दिमाग में। तो बताओ कितना मास डिफेक्ट? आप 1 + 1 में से 1.8 घटाओगे ना, ये क्या चीज है? मास ऑफ रिएक्टेंट, मास ऑफ, या यूं कहिए मास ऑफ एक्सपेक्ट, या इसे बोलिए एक्सपेक्टेड मास ऑफ न्यूक्लियस, एक्सपेक्टेड मास ऑफ न्यूक्लियस, और ये ऑब्जर्व्ड मास ऑफ न्यूक्लियस, ऑब्जर्व्ड मास ऑफ न्यूक्लियस। एक मिनट, ये पेन भूल गया, एक मिनट, आज ही कलेश होनी सारी। हाँ, ऑब्जर्व मास ऑफ न्यूक्लियस। तो बताना मास डिफेक्ट कैसे निकलेगा? ये जो मास डिफेक्ट है, सुनेंगे, ये जो मास, प्लीज ध्यान से सुनो, ये जो मास डिफेक्ट है उसकी एनर्जी निकाल लेंगे। ये एनर्जी निकल गई, ये एनर्जी यहां पे लिखेंगे। इसका मतलब न्यूक्लियस से तो निकल चुकी है ना ये एनर्जी। और जिस सिस्टम में से एनर्जी, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है और जानते हो आप, सिस्टम में से यदि एनर्जी निकल जाए तो वो सिस्टम टाइटली पैक हो जाता है और स्टेबल हो जाता है। अच्छा बताओ, ये तो जानते हो ना, सिस्टम में से यदि एनर्जी निकल जाए तो वो स्टेबल होगा या अनस्टेबल की ओर जाएगा? वो स्टेबल होगा ना। तो इस सिस्टम में से यदि एनर्जी निकल जाए तो टाइटली बाउंड यानी स्टेबल हो जाएगा, दिस इज स्टेबल। और जितनी एनर्जी निकलेगी उतना स्टेबल होगा, और जो जितना स्टेबल होता है वो उतना टाइटली बाउंड होता है, ध्यान रखना। तो ये इसलिए बाउंड हो चुका है, टाइटली बाउंड, क्योंकि इस सिस्टम में से एनर्जी निकल गई। अब मुझे बताना बाइंडिंग एनर्जी का लॉजिक। हालांकि ये तो, यदि इस न्यूक्लियस, मान लो भगवान ने रिवर्सिबल प्रोसेस दी होती, इमेजिन करो गाजर के हलवे को जो रिवर्सिबल प्रोसेस होती, बताना यदि मैं इस न्यूक्लियस को वापस इतनी एनर्जी दे दूं, इस न्यूक्लियस को वापस इतनी एनर्जी दे दूं, बड़ा हम फूट के ऐसे हो जाएगा कि नहीं? उल्टा सोचिए, यदि ऐसा संभव हो। वैसे तो हर देखो कुछ प्रोसेस रिवर्सिबल होती है पर कुछ नहीं होती रिवर्सिबल। कागज को आग लगाओ, अब वापस रिवर्स करके देखो, वापस कागज तो नहीं बनेगा ना। लेकिन इमेजिन करो कि ये रिवर्सिबल प्रोसेस होती, क्योंकि हम वो मैथमेटिक्स चाहते हैं।
पता ना, 1 किलो का प्रोटॉन 1 किलो का न्यूट्रॉन है ना, मतलब प्रोटॉन 1.8 किलो का, तो इसका मतलब कितनी एनर्जी निकलेगी सिस्टम में से, इतनी। यहाँ डेल्टा एम की जगह क्या रखोगे, क्या रखोगे 0.2 है ना, 0.2 यू, और ये एनर्जी निकल गई और सिस्टम को क्या कर गई, स्टेबल। अच्छा ये बताओ, जब आदमी में से एनर्जी निकल जाती है तो लाश बन जाता है, स्टेबल हो जाता है, कुछ कर नहीं सकता वो, हो जाता है कि नहीं, तो ये लाश बन गया, स्टेबल हो गया, टाइटली बाउंड हो गया। उसको उठाने के लिए 4-4 लोग चाहिए, जो अकेला खुद उठ के चल सकता था इंडिपेंडेंटली, 4-4 लोग, कभी कभी 4-4 लोग से भी नहीं उठ पाता वो, है ना वो, तो ये स्टेबल हो चुका, पहले तो ध्यान रखना ये स्टेबल हो चुका है इसके कंपैरिजन में, ये वर्ड याद रखोगे ना। चलिए अब उल्टा सोचो, यदि मैं सिस्टम को ये एनर्जी दे दूं बढ़ाम, यदि ऐसा प्रोसेस हो जाए तो यही भाई साहब बाइंडिंग एनर्जी मान लेंगे हम, क्या मानेंगे, तो यानी बाइंडिंग एनर्जी निकालना, इसी को EB लिख देते हैं। EB किसका सिंबल था, बाइंडिंग एनर्जी। हम ये मान लें कि यदि ये प्रोसेस रिवर्सिबल होती तो सिस्टम में से जितनी एनर्जी निकल गई, यदि उसको वापस दे दें तो न्यूक्लियस वापस फूट जाएगा, ये है बाइंडिंग एनर्जी। तो कैसे निकली बाइंडिंग एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी कैसे निकली, डेल्टा mc²। डेल्टा m कैसे निकलेगा, मास डिफेक्ट, है ना, c² तो खैर कोई बड़ी चीज नहीं है। अब एक्चुअल एग्जांपल पे आऊं, एक्चुअल एग्जांपल पे परेशान दिमाग में रखोगे। चलो इमेजिन करो मेरे पास ये न्यूक्लियस है, ये वाला एटम है, ये एटम है, बताओ इसमें कितने प्रोटॉन है, बताओ इसमें, यदि ये कोई सिंबल है बताओ इसमें कितने प्रोटॉन है, Z, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बोल सकते हैं ना, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स लिख देता हूं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, Z। बताना नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं, वेरी गुड, A- Z, इज इट ओके। चलिए इसका मास देखिए, एटम का मास पीरियोडिक टेबल में लिखा रहता है, एटम का मास पीरियोडिक टेबल में लिखा रहता है ना कि फलाने का मास इतना है, वो ऑब्जर्व्ड मास है, ये हम मान के चलेंगे कि लेट, ठीक है ना, लेट नहीं, ऑब्जर्व्ड मास ऑफ XZA एटम। प्लीज बेटा ढंग से सुनना सारे वर्ड, क्योंकि इन्हें समझ लोगे तो जो एक बड़ा हैवी सा फॉर्मूला है बहुत आसान लगेगा। ऑब्जर्व्ड मास ऑफ एटम, क्या सिंबल बताया था, उसको ऐसे लिखते हैं, समझ में आ गया, ऐसे लिखते हैं। बताओ ये किसका सिंबल है, उसी सिंबल में यदि मैं M वर्ड जोड़ दूं तो ये किसका मास है, किसका मास है, ये उस एटम का, एटम का मास पीरियोडिक टेबल में जो लिखा रहता है, सजी हुई है। और मुझे यदि, ये तो इसके एटम का मास है, इसके एटम का मास है, एटम, यदि मुझे इसीलिए देयरफॉर ऑब्जर्व्ड मास ऑफ XZA न्यूक्लियस, ये कैसे निकलेगा, यदि आपको ये पता हो तो न्यूक्लियस का मास कैसे निकलेगा, कल ही बताया था, एटम के मास में से इलेक्ट्रॉनों का मास निकाल दो, आ गया ध्यान। तो बताना M, ये किसका मास लिखा मैंने, जल्दी बताओ ये किसका लिखा, इसमें से ZMe घटा दूं, समझ गए, ZMe, Me माने एक इलेक्ट्रॉन का मास और ZMe माने Z, अच्छा जितने प्रोटॉन होंगे उतने इलेक्ट्रॉन भी होंगे। तो बताना यदि एटम के मास में से जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं उन्हें निकाल दूं तो किसका मास रह गया, बस समझ गए, पूरा पढ़ना, ये क्या लिखा है इसको भी, यानी ये एक्चुअल मास, एक्चुअल बोल दो या ऑब्जर्व बोल दो, ठीक है। अब मुझे बताना प्लीज, ये एक एटम है जिसमें प्रोटॉन इतने हैं, न्यूट्रॉन इतने हैं, एटम का मास इतना है, आपको एटम का मास मिलता है, इवन सवालों में भी एटम का मास देगा वो, समझ में आ गया। चलिए तो आप न्यूक्लियस का मास ऐसे डिजाइन कर लेना, ऐसे डिजाइन कर लेना न्यूक्लियस का मास। अब सुनिए, हमें बाइंडिंग एनर्जी निकालनी है तो खूब पता है बाइंडिंग एनर्जी का एक्सप्रेशन डेल्टा mc² होगा, अभी बताया ना बाइंडिंग एनर्जी। अब हमें क्या निकालना है, c² तो निकालना नहीं होगा, भाई c² कौन निकालेगा, वो तो पता ही है, क्या निकालना है हमें, मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट का मतलब, चलिए डेल्टा m, मास डिफेक्ट डेल्टा m इक्वल टू, देखिए क्या लिखूंगा, एक्सपेक्टेड मास ऑफ न्यूक्लियस, एक्सपेक्टेड मास ऑफ न्यूक्लियस माइनस ऑब्जर्व्ड या एक्चुअल मास, ऑब्जर्व्ड लिख दो या एक्चुअल मास ऑफ न्यूक्लियस,
ये वाला जो है ये वाली लाइन जो है ये तो ये हो गई। अब बताना 1 मिनट, यदि 1 किलो गाजर ली और 1 किलो अटरम सटरम चीनी खोआ ली तो एक्सपेक्टेड मास ऑफ हलवा कितना था? 2 किलो था ना। यदि 1 किलो गाजर ली थी आज और 1 किलो अटरम सटरम ली थी तो एक्सपेक्टेड मास कितना था कि भाई कायदे से तो 2 किलो आना चाहिए। तो अब सुनिए डेल्टा एम, सिर्फ इतने पे ध्यान देना, ये तो आप पढ़ चुके, ठीक। अच्छा उससे पहले एक चीज और बताता हूं प्लीज, चलो यही बताइए, बताना अभी थोड़ी देर पहले आपने 1 प्रोटॉन प्लस 1 न्यूट्रॉन और ये न्यूक्लियस, ध्यान से सुनो, ये क्या है? इंडिपेंडेंट प्रोटॉन इंडिपेंडेंट न्यूट्रॉन नाउ पार्ट ऑफ द न्यूक्लियस, ठीक है। तो इसका मास प्लस इसका मास एक्सपेक्टेड मास हो गया, यही तो हो गया, इसका प्लस इसका मास। अब बताना इसमें कितने प्रोटॉन होंगे? जेड प्रोटॉन। 1 प्रोटॉन का मास जो इंडिपेंडेंट प्रोटॉन मिलता है एमपी, उसमें जेड का मल्टीप्लाई कर दो, बताओ 1 प्रोटॉन का मास एमपी, उसमें जेड का मल्टीप्लाई कर दो तो किसका आ गया ये मास? सारे प्रोटॉनों का मास। ये किसका मास? 1 न्यूट्रॉन का मास, उसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मल्टीप्लाई कर रहा हूं क्योंकि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन a माइनस जेड है। इन्हें आपस में जोड़ दूं, बताओ क्या जोड़ रहा हूं? जितने भी प्रोटॉन है उनका मास। अब ये तो समझाने के लिए एक एक ले लिया। अच्छा यदि यहाँ पे 2 प्रोटॉन होते और 1 न्यूट्रॉन होता तो 2 प्रोटॉन का मास प्लस 1 न्यूट्रॉन का मास। तो बताओ मैंने कितने प्रोटॉनों का मास ले लिया टोटल जितने भी हैं, और ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, मास ऑफ 1 न्यूट्रॉन। तो ये इतना हिस्सा जो है ना वो ये है, क्या है ये इतना हिस्सा? कि यार न्यूक्लियस कायदे से इतना होना चाहिए क्योंकि रिएक्टेंट तो यही है ना न्यूक्लियस बनाने के लिए, रिएक्टेंट तो यही है ना, क्योंकि एक न्यूक्लियस किससे बनता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। तो प्रोटॉनों का मास न्यूट्रॉनों का मास, तो कायदे से तो इतना मास इतना आना चाहिए, पर ये वाला मास ऑब्जर्व मास से हमेशा ज्यादा आता है। तो इसको इस ब्रैकेट में लिखे माइनस। समझ गए ये क्या चीज है? समझ गए कि नहीं? यदि आप समझोगे नहीं ना तो फिर ये रटना पड़ेगा हाथ दबा दबा के, वरना ये एफर्टलेस लॉजिक है ये भी। और यहाँ क्या लिखूं? ऑब्जर्व मास वो इतना है। बताओ ये मैंने क्या लिखा? ये क्या लिखा? ये एटम का मास, उसमें से क्या निकाल रहा हूं मैं? उसके इलेक्ट्रॉनों का, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, गौर से सुनना, यदि ये ब्रैकेट का तो कुछ है ही नहीं सीन, इस ब्रैकेट को हटाऊंगा तो ये माइनस का और वो प्लस का हो जाएगा, ये हटाते ही ये प्लस का हो गया। समझ में आ गया? इस जेड को और इस जेड को यहां ले आओ, बताओ इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? इस वाले में और इस वाले में जेड, एम पी प्लस एम ई प्लस ए माइनस जेड एम एन माइनस एम एक्स जेड ए। फिर से बताओ ताकि रट जाए, ये क्या चीज रह गई? अब सिर्फ एटम का मास रह गया। इसमें जो इलेक्ट्रॉन आ रहे थे वो इधर किसका लिए? अब यहां पर एक चीज सुनना, एक 1H1 एटम को देखिए, हाइड्रोजन का सबसे ज्यादा पाया जाने वाला आइसोटोप होता तो 1s2 भी है, 1s3 भी है, पर सबसे ज्यादा नेचर में यही मिलता है। इसकी स्ट्रक्चर देखना, न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस में देखिए ये तो न्यूक्लियस है और ये उसकी ऑर्बिट है। गौर से देखो इस, और ये पूरा क्या है? ये पूरा क्या है? ये पूरा हाइड्रोजन एटम, ये वाला एटम। इस एटम में एक ही प्रोटॉन और एक ही इलेक्ट्रॉन है। इस एटम में एक ही प्रोटॉन है और एक ही इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन। तो बताना यदि मैं आपसे ये पूछूं मास ऑफ हाइड्रोजन एटम निकालो, मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, मास ऑफ हाइड्रोजन एटम निकालो तो कैसे निकलेगा? एक प्रोटॉन इंटू 1 प्लस एक इलेक्ट्रॉन। देखना समझ में आएगा? फिर से बोलो ये क्या चीज है? मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, पूरे एटम का मास। और आपको सवालों में एटम का मास मिला करेगा। ये किसका मास है? और प्रोटॉन ही क्यों लिया इस बार, न्यूट्रॉन क्यों नहीं लिया? क्योंकि बेचारे 1H1 में न्यूट्रॉन है ही नहीं उसके पास, जो है वो ले लिया। और प्लस ये एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन। तो गौर से देखो ये क्या लिखा हुआ है, तो जेड इस ब्रैकेट को लिख सकता हूं MH प्लस ए माइनस जेड एम एन माइनस एम एक्स जेड ए। ये है डेल्टा एम की इक्वेशन। अब देखो, और बाइंडिंग एनर्जी निकालनी है तो इस फॉर्मूले से गुजरना पड़ेगा, और यदि आपने इसे नहीं समझा तो रटना पड़ेगा। अब समझ जाइए कैसे डराइव हुआ है। बताना ये क्या चीज है?
जल्दी बताओ क्या चीज़ है? नंबर ऑफ प्रोटॉन। ये क्या चीज़ है? एक हाइड्रोजन एटम का मास। और कौन से वाले हाइड्रोजन का? 1H1 वाले का। ये क्या चीज़ है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ये क्या चीज़ है? मास ऑफ 1 न्यूट्रॉन। अब ये क्या रह गया? मास ऑफ एक्स एटम है ना ये और फिर उसके बाद बाइंडिंग एनर्जी, वो तो फॉर्मेलिटी है। बताओ ई बी, ये सिंबल ये है, शब्द में ऐसे लिख सकते हो। बताओ डेल्टा एम इंटू, हालांकि हम ये मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हम तो फिर वो चालाकी यूज करेंगे, क्योंकि एक मिनट इमेजिन करो। अब मैं चालाकी बताता हूँ जो करेंगे एक्चुअली में। आपका डेल्टा एम 1 AMU आया, क्योंकि मास डिफेक्ट AMU में ही आएगा, तो आप सी स्क्वायर का मल्टीप्लाई क्यों करोगे? अभी थोड़ी देर पहले एक ट्रिक सीखी थी ना कि 1 AMU में कितनी एनर्जी होती है? 931 पॉइंट। तो बताना 1 AMU मास डिफेक्ट आया तो इतनी एनर्जी होगी, और कितनी होगी? अच्छा ये मास डिफेक्ट 2 AMU है तो 1 AMU में इतनी होती है, तो 2 AMU में 2 का मल्टीप्लाई ले लेंगे। ये समझ रहे हो ना ये चालाकी? मान लो ये 3 AMU आया, तो 1 AMU में इतनी होती है, 3 AMU में 3 का मल्टीप्लाई। और ये यदि 1.5 AMU आया, कैसा भी आ सकता है ये, तो 1.5 का मल्टीप्लाई लेंगे। आया समझ में बाइंडिंग एनर्जी? मैं कोने में लिख देता हूं फिर भी, है ना। अब मैं बताता हूं इस पर क्या सवाल बनेगा, कैसा बनेगा। एनसीईआरटी निकालो, एनसीईआरटी निकालो। प्लीज बेटा बात नहीं। बताओ मास डिफेक्ट, केवल मास डिफेक्ट की कले से। अच्छा बिना देखता हूं मिटा के, कौन बोल सकता है? किसको अभी का अभी याद है? कौन बोल सकता है? डेल्टा एम। मैं तो बस यहाँ का फॉर्मूला यहाँ खिसकाना चाह रहा हूँ। अब स्मार्ट बोर्ड होता तो पकड़ के खिसका देता। एक बोले, हाथ खड़ा करे, वो रामेश्वर बोल रहे हैं जेड एम एच आएगा, बस इतना ध्यान रखना। शुरुआत MP से करी थी, लेकिन इधर इलेक्ट्रॉन आए थे, वो एडजस्ट होके यहाँ MH बन गया। फिर प्लस यानी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, बिल्कुल ठीक, Mn। आगे माइनस M। किसका मास है? एक बार मुंह से बोल दे। ये एटम का मास। न्यूक्लियस का लिया था वो, लेकिन इसके इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गए यहाँ पे, तभी तो MH बन गया। अब आइए एनसीईआरटी निकालिए, और एक सवाल अपने आप में कंप्लीट पैकेज है वो, और बाकी 2-3 सवाल एक से ही हैं, सिमिलरली थ्योरम। लेकिन मैं एक सवाल जो लूँगा, देखिए उससे एक फिजिक्स और सिखाऊंगा, बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 13.4, पेज 462, पेज 462 और एक्सरसाइज का 13.4। देखिए क्या कह रहा है। ऑब्टेन द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियाई। 2 न्यूक्लियाई दे रखे हैं, देखो मुंह बंद रखना। एक दे रखा है Fe, कौन सा है उसका कॉन्फ़िगरेशन? 2656। और एक दे रखा है बिस्मथ 83209। ये 2 न्यूक्लियस दे रखे हैं। आपको क्या है क्वेश्चन, एक बार फिर से पढ़िए। ऑब्टेन बाइंडिंग एनर्जी ऑफ आयरन एंड बिस्मथ इन यूनिट्स ऑफ MEV। MEV में निकालना है तो और अच्छी बात है, हम तो ऐसी, ठीक है। और जो करने के लिए डाटा चाहिए वो दे रखे हैं। बताओ इसमें इसका मास दे रखा है। अब जब देखना गौर से, ये और ये ब्रैकेट लिखाओ, तो ये किसका मास देने जा रहा है? बताओ किस एटम का? आयरन एटम का मास लिखने जा रहा है। वो कितना लिखा हुआ है? 55.93493 यूनिट, 939 यूनिट। इधर M लिख देता हूं, तो बिस्मथ का मास कितना दे रखा है? एटम का 208.980388 यूनिट, ये बिस्मथ का। चलिए पहले मैं आयरन का निकलवाता हूं। चलिए मास डिफेक्ट निकालते हैं पहले, क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी का रास्ता मास डिफेक्ट से जाएगा। मास डिफेक्ट तो राजी राजी नहीं, गैर राजी। तो बताना जेड कितना है इसमें? 26 तो प्रोटॉन है, 26 इंटू। अब गौर से सुनना, आप कहोगे सवाल अबे थोड़ा नालायक है, सिर्फ ये दे दिया है तूने, ये भी तो दे MHMN। भाई चलो जेड हमें पता है 26, भाई जेड हमें पता है 26 है इसका। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं इसमें? भाई 26, टोटल मास नंबर 56 है, जिसमें से प्रोटॉन 26 है, तो इसका मतलब बचे हुए 30 न्यूट्रॉन है। तो MH, एक मिनट, प्लस A माइनस जेड कितना है? 30 MN माइनस, बताओ माइनस क्या लिखूं? मास ऑफ आयरन एटम है ना, मास ऑफ
आयरन एटम, यही तो ना। अब ये मास तो उसने दे रखा है, बाकी का उसका बाप देगा, कौन देगा? तो इसके लिए, क्योंकि इसमें सवाल में काफी सारी चीजें हैं भाई, कई सारे सवाल हैं बार, ये वाली चीज तो हर सवाल में सेम आनी है ना, यही चीज हर सवाल में बदलेगी। तो इसलिए ये डाटा और ये डाटा देखने के लिए आप न्यूमेरिकल जहां से स्टार्ट हो रहे हैं, ऊपर डाटा दे रखे हैं, वो वहां से देखेंगे। समझ गए कि नहीं? सवाल में वो देगा, जब आपके पास सवाल आएगा तो वो देगा, लेकिन एनसीईआरटी ने एक बार में, देखो गौर से देखो तो एमएच कितना दिख गया, आप देख के बता दीजिए एमएच कितना लिख रहा है, देख के बताओ। 1.007825, वेरी गुड, प्लस 30 न्यूट्रॉन है, और एमएन देखिए कितना है, 1.008665 माइनस, और ये दे रखा है, तो उसको सवालों में बस ये देने की जरूरत पड़ेगी। और ये जो इतना पॉइंट में मोबाइल नंबर की तरह चल रहा है, करना पड़ेगा। आप यहाँ एक हरकत मत कर देना, सर इतने छोटे छोटे नेगलेक्ट करें, राउंड ऑफ करें। मास डिफेक्ट वैसे ही बहुत मामूली आएगा, बहुत मामूली मास डिफेक्ट आएगा, उसमें भी तुम राउंड ऑफ कर दो। ये जब सवाल का एंड हो जाए तब वहाँ एक आध डिजिट राउंड ऑफ कर देना, ये टाइम वेस्ट नहीं हो। तो मैं इसका सॉल्यूशन लेके आया हूँ, मैं तो लिख देता हूँ, आप घर पे वेरीफाई करना। मास डिफेक्ट आएगा ये 0.528461, इतने यूनिट आएगा इन सबको सॉल्व करने के बाद। ये क्या निकाला मैंने? मास डिफेक्ट इस पूरे न्यूक्लियस के फॉर्मेशन में। अब मास डिफेक्ट के बाद क्या करेंगे बताओ? बाइंडिंग एनर्जी कैसे निकालें? बाइंडिंग एनर्जी बताओ, क्या ट्रिक बताई है मैंने? सी स्क्वायर तो दिखाने का, हाथी के दांत दिखाने वाले, ये वाला डेल्टा एम सी स्क्वायर, लेकिन हम क्या करेंगे? ये वाली ट्रिक यूज करेंगे। सिंस 1U इज इक्विवेलेंट टू 931.5 MeV, है ना, MeV। तो इसलिए बताओ यहाँ बाइंडिंग एनर्जी कितनी आएगी? क्या करना पड़ेगा मुझे? एक मास, यदि ये 2 होता तो 2 का मल्टीप्लाई 3, तो 3 का मल्टीप्लाई, तो 0.528461 इंटू 931.5, तो जो बाइंडिंग एनर्जी आ रही है वो आएगी सॉल्व होके 492. बात नहीं, इतनी MeV एनर्जी आएगी। पहले इतनी बात पल्ले पड़ी, इतना उसने बोला भी था कि मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के टर्म में ही निकालना। ये भी करते हैं नो डाउट, सिमिलरली थ्योरम है, पर मैंने इसी सवाल को क्यों चुना? इसके ऊपर नीचे भी यही सवाल है, पर वो इस सवाल से हमें कुछ नई चीज सीखने को मिलेगी, इस सवाल से सिखाना चाह रहा है वो सवाल भी। अब बताना यहाँ डेल्टा एन कैसे निकलेगा? बताओ, इसमें जेड कितना है? 83 इंटू MH, वो आपको समझ में आ गया MH कहां से लोगे, ठीक है। प्लस A माइनस जेड करना, A माइनस जेड 126 न्यूट्रॉन है इसमें, जब आप 209 में से 83 घटाओगे तो ये इंटू Mn, और इंटू ये मास कर देना, मास ऑफ बिस्मथ। तो आप घर पे कर सको, इसके लिए मैं तो नहीं कर रहा, आप करना, ये आपका काम है। मैं आंसर लिख देता हूँ ताकि आप बीच बीच में अपने आप को चेक कर सको। 1.76087 यूनिट, ये इसमें मास डिफेक्ट आएगा, ये इसमें आएगा मास डिफेक्ट। प्लीज बेटा क्यों बातें कर रहे हो? वो शर्म भी नहीं आती कभी कभी। डेल्टा एम इक्वल टू 1.7, और फिर इसी वीडियो को तुम मांगोगे। डेल्टा एम इक्वल टू 1.76087, इज इट ओके? अब बताना यहां बाइंडिंग एनर्जी कैसे निकलेगी, क्या करना है मुझे, क्या करना है? वही प्रोसेस। अरे सिमिलरली थ्योरम, जब एक एटॉमिक मास यूनिट में इतनी एनर्जी होती है, ये मास डिफेक्ट पे बॉक्स मार देता हूं क्योंकि आपको ये चेक करना है, और बाइंडिंग एनर्जी इतनी आई है। अब बताइए, तो आपको इसमें ये जो डेल्टा एम आया है, ये जो आया है, इसमें 931 पॉइंट, उसने बोला एक्चुअली 931.5, इसलिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ऊपर दिखाऊंगा। तो ये जो सॉल्व होके आएगा 1638.56 MeV। अब यहां से मैं कुछ और भी सिखाने जा रहा हूं। यहां तक बाइंडिंग एनर्जी निकालनी आ गई। अब मुझे बताओ, आयरन के न्यूक्लियस को बाउंड करने के लिए कितनी एनर्जी है? इस न्यूक्लियस, आयरन के न्यूक्लियस इतनी एनर्जी से बंधे हुए हैं। आयरन को न्यूक्लियस को तोड़ोगे तो इतनी एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, और न्यूक्लियस और बिस्मथ के न्यूक्लियस को तोड़ोगे तो इतनी एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। तो कौन ज्यादा टाइटली बाउंड है? बताओ, कौन ज्यादा टाइटली बाउंड है? मतलब अरे EB तो सिंबल है,
ईवी। कौन ज्यादा टाइटली बाउंड है, आयरन या बिस्मथ? क्यों ऐसा क्या देख लिया तुमने? क्योंकि वो ज्यादा एनर्जी से बंधा, उसे तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए, है ना, उसे तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए। तो अच्छा, जिसको तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए वो उतना स्टेबल है, ध्यान रखना, उतना। तो कौन ज्यादा स्टेबल है? अब मैं यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल यहाँ मैं बनाता हूँ, कैमरे में थोड़ा सा यहाँ ले लेता हूँ। एक छोटी सी चीज बताना, एक्स और वाई दो व्यक्ति हैं, एक कमाता है 20,000 रुपये महीने, मान लो 20,000 रुपये महीने, और एक कमाता है 10,000 रुपये पर महीने, पर मंथ। तो किसकी फैमिली ज़्यादा कंफर्टेबल जोन में है, एक्स या वाई वाली? ये कमाता है 20,000 रुपये पर मंथ, ये कमाता है 10,000 रुपये, तो किसकी फैमिली कंफर्टेबल जोन में हुई? इसकी फैमिली में 50 लोगों का कुनबा है और इसकी फैमिली में सिर्फ 4 लोग हैं, हम 2, हमारे 2। अब मेरी बात सुनना, इसके में चाचा ताऊ फूफा मामी बेचारे सब पे बोझ है, खुद के भी है नहीं, खुद के भी बच्चे, मम्मी पापा दादा दादी सब। अब बताना, अचानक से हालात बदल गए, जज्बात बदल गए। मैंने बोला कि एक 20,000 रुपये पर मंथ कमाता है, एक 10,000 रुपये, आपने छूटते ही बोला 20,000 रुपये वाला एंजॉय करेगा। लेकिन आप सोचो, इसकी फैमिली में सपोज करो केवल ये 2 लोग ही हुए और इसकी फैमिली में मान लो 10 लोग हुए, इसी कैलकुलेशन कर रहा हूं। अब कौन ज्यादा कंफर्टेबल जोन में है? कौन? भाई अचानक से हालात और जज्बात क्यों बदल गए? ऐसे ही अभी जो थोड़ी देर पहले डिस्कस हुआ वो टोटली गलत डिस्कस हुआ। आपने कहा कि ये ज्यादा टाइटली बाउंड है क्योंकि आपको ये ज्यादा दिखा, क्योंकि आपको लग रहा है कि ये 1638 रुपये 56 पैसे कमा रहा है, लेकिन इसकी फैमिली में कितने न्यूक्लियॉन्स हैं? यानी इतनी एनर्जी इतने न्यूक्लियॉन्स को बांधने में जा रही है और इतनी एनर्जी इतने न्यूक्लियॉन्स को बांधने में खर्च होगी। तो इसलिए बाइंडिंग एनर्जी इज नॉट एक्चुअल डाटा। इसके बाद हम निकालेंगे, ध्यान से सुनना, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। क्या निकालेंगे? इसका सिंबल होता है EBN। EBN और खाली बाइंडिंग एनर्जी का सिंबल क्या था? EB। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। और कैसे निकलेगी बताओ, आप बताओ। पर न्यूक्लियॉन EB को A से डिवाइड मार दीजिए। भाई बाइंडिंग एनर्जी आपने निकाली है 492.26 अपॉन कितने न्यूक्लियॉन्स को बांधना पड़ेगा? 56। और इसमें बाइंडिंग एनर्जी EBN निकाली है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। तो इसमें EB अपॉन A वो आई है 1638.56, लेकिन नीचे क्या आएगा? तो पता है ये सॉल्व करके आएगा, ये जो सॉल्व करके आ रहा है ये आ रहा है 8.79 MeV और ये आ रहा है 7.84 MeV। अब ध्यान से सुनना, पर मेंबर फैमिली के पर मेंबर कितनी एनर्जी खींचनी पड़ेगी? एनर्जी न्यूक्लियॉन निकालना है तो 8.79, और हर मेंबर को यदि खींचना है, न्यूक्लियस में से निकालना है तो इतनी एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। तो कौन ज्यादा टाइटली बाउंड हुआ? आयरन ज्यादा टाइटली बाउंड है इन दोनों के कंपैरिजन में। आयरन से भी टाइटली कोई हो सकता है, बिस्मथ से भी ढीला कोई और हो सकता है, लेकिन इन दोनों के कंपैरिजन में तो ये ज्यादा टाइटली बाउंड न्यूक्लियस है। तो बाइंडिंग एनर्जी के कॉन्सेप्ट के लिहाज से बाइंडिंग एनर्जी निकालते हो क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का रास्ते उससे जा रहा है। तो इट इज, नोट्स में मिलेगी एक लाइन, इट इज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, नॉट बाइंडिंग एनर्जी विच डिसाइड रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियस। तो कौन ज्यादा टाइटली बाउंड हुआ? फिर से बताओ। और इसका मतलब कौन ज्यादा स्टेबल भी हुआ? आयरन ही स्टेबल हुआ। आयरन को तोड़ने में ज्यादा एनर्जी खर्च होगी। आया समझ में? ये ज्यादा टाइटली बाउंड हुआ। होपफुली बाइंडिंग एनर्जी कैसे सॉल्व करते हैं, क्या चीज है। अब एक और चीज अभी सुनिए, अब हमने क्या किया। अच्छा ये बताओ, ये पीरियोडिक टेबल एक दिन में बन गई क्या? नहीं ना, कितने सालों के अथक प्रयास से पीरियोडिक टेबल बनी है। हर जैसे जैसे एलिमेंटों की खोज होती गई उसका कैरेक्टर पता चलता गया, है ना। अरे इसका एटॉमिक नंबर तो ये है ना, ये है, तो उसको पीरियोडिक टेबल में उसी। और पीरियोडिक टेबल भी कितनी बार बदल चुकी है। अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल यहाँ तक पहुंचे तो धीमे धीमे मेहनत करके पहुंचे ना। और अभी भी कल को कौन सा एलिमेंट मिल जाए वो भी जगह छोड़ रखी है,
क्योंकि फिजिक्स को पता है कि हम नेचर में 0.0001% जान पाए हैं। ऐसे ही हमने एक ग्राफ बनाया, ग्राफ इंपॉर्टेंट ग्राफ हो सकता है इस साल के लिए। इधर तो लिख रहा हूं मैं EBN, पढ़ के बताइए शब्दों में क्या चीज है ये, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। और इधर ले रहा हूं मैं जितने भी नॉन न्यूक्लियस है उनका मास नंबर, जितने भी नॉन न्यूक्लियस जिन्हें हम जान चुके हैं। हमें ऐसा भी न्यूक्लियस पता है जिसका मास नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 256 है, 250 है। समझ में आ गया? तो जब इसका एक ग्राफ बनाया, तो ये जो ग्राफ बनेगा ये कोई मैथमेटिकल इक्वेशन वाला नहीं है, ये जैसे सर्वे का ग्राफ होता है। सर्वे ही तो कर रहे हैं हम, सर्वे कर रहे हैं। अच्छा, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, क्यों? सर ये क्या वाहियात क्वेश्चन है, क्यों क्या होगा? है तो है क्योंकि ये नेचर में पाया गया, उसको पीरियोडिक टेबल में रख गया, तो इसलिए किसी की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कुछ आएगी, किसी की कुछ। इस ग्राफ की शेप याद कर लेना, इसकी शेप याद कर लेना, 2, 3 और ये सर्वे वाला ग्राफ है, ऐसा पाया गया। 1, 2, 3 ये समझ में आया? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का समझना नहीं है तो खैर रटना है, क्योंकि ये सर्वे वाला ग्राफ है, ऐसा आया। किस किस के बीच का ग्राफ है ये? किस किस के बीच का ग्राफ है, जल्दी बताओ? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन और मास नंबर। यहां आपको जो याद करना है वो, यदि याद कर सको तो एक तो ये वाला पीक याद कर लो, ये हीलियम है। देखो यहां से स्टार्ट होगा जिसका मास, क्योंकि दुनिया का पहला मास नंबर कितना होगा? वो 0 के बाद 1, ये 1 है, ये 1 है, 1H1, ठीक है। अब आइए, ये हीलियम, ये लिथियम, याद कर सको तो कर लेना, ऐसा कोई ये नहीं है। फिर ये कार्बन, ये नाइट्रोजन, ये ऑक्सीजन, ये पीक याद कर लो, तो ये पीक याद कर लो। और ये ऑक्सीजन का 16 और ये ऑक्सीजन 18, ध्यान रखना। ये पीक, ये वाला पीक, हायर पीक, लोअर पीक, हायर पीक, लोअर, हायर, लोअर। और फिर एक थोड़ा सा ग्राफ में थोड़ी सी एक सिमेट्री सी आने लगी। और ये जो सबसे हाईएस्ट होती है, सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे बैठा है वो आयरन बैठा हुआ है। अब इस ग्राफ पे क्या क्वेश्चन बनते हैं, वो 3 क्वेश्चन सुनना, 3 क्वेश्चन, क्लियर है? और इस 3 क्वेश्चन को करने के बाद ये वीडियो बंद कर देंगे, क्योंकि उसके बाद आगे की वीडियो है, ठीक है, आगे का लेक्चर। अब देखिए 3 पॉइंट ध्यान से सुनना। सबसे पहले तो जब ग्राफ का सर्वे आया, जब सामने देखा, तब फिजिक्स ने कहा ओ ये मतलब है। आप बताना, यूं जा रहे हो आप, हीलियम, फिर अचानक से लिथियम गिर गया, तो हीलियम और लिथियम में किसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा दिख रही है? हीलियम की ज्यादा दिख रही है, तो इसका मतलब हीलियम और लिथियम में कौन ज्यादा स्टेबल होगा? बस, तो यानी ये हीलियम अपने आस और पास, भाई यदि ये कोई पीक है, ये पीक, तो आस और पास, आसपास वालों से ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, तो इसका मतलब अपने आसपास के न्यूक्लियन से रिलेटिवली ज्यादा स्टेबल है, इसलिए हीलियम स्टेबल भी होता है। फिर थोड़ा और आगे, लिथियम कम अनस्टेबल है, आप केमिस्ट्री में जानते होंगे, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन के हिसाब से। फिर ऊपर आओ, कार्बन अपने आस पास के लोगों से ज्यादा स्टेबल है। ऑक्सीजन का 16 जिसका आइसोटोप है वो तो स्टेबल है, लेकिन 18 थोड़ा कम स्टेबल है। और सबसे इस बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन के हिसाब से किसका ध्यान रखना, हम न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं, एटम की नहीं, ये न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है। तो बताइए, आयरन का न्यूक्लियस बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन के हिसाब से सबसे ज्यादा स्टेबल है, सबसे ज्यादा स्टेबल है। एक तो ये पॉइंट कि व्हाट आर द, मतलब ये पीक क्या बताना चाह रहे हैं, ये पीक ये बताना चाह रहे हैं जो हायर पीक है वो अपने आसपास के न्यूक्लियन से ज्यादा स्टेबल है, और जो लोअर पीक है वो कम स्टेबल है। अब जो दूसरा और तीसरा पॉइंट बताऊंगा, प्लीज बेटा ध्यान से सुनना, ये थोड़ा ध्यान से सुन रहे हैं ना, हालांकि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है पर हम अपना काम पूरा करेंगे। ये बताइए, स्टेबिलिटी और अनस्टेबिलिटी एनर्जी के हिसाब से डिसाइड करें। यदि कोई सिस्टम है, यदि वो एनर्जी रिलीज कर दे, है ना, तो वो अनस्टेबल से स्टेबल हो जाएगा, या स्टेबल है तो और स्टेबल हो जाएगा। ये बात जानते हो ना, ध्यान से सुनना। यदि कोई सिस्टम एनर्जी रिलीज कर दे तो वो और स्टेबल हो जाएगा, रिलीज कर दे और स्टेबल हो जाएगा, तो जो सिस्टम और उतना टाइटली बाउंड हो जाएगा। इज इट ओके? ये दिमाग में रखोगे। अब ध्यान से सुनना धीमे धीमे। सबसे पहले
इस वाले पॉइंट के जब हम इधर जाते हैं, ध्यान से सुनना, इस वाली लाइन के इधर जाइए, इधर बताना बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कैसी होती जा रही है, कम होती जा रही है, कम, यानी न्यूक्लियाई रिलेटिवली अनस्टेबल होते जा रहे हैं। इसलिए जो हैवी न्यूक्लियाई होते हैं ना वो अनस्टेबल होते हैं, और इतने अनस्टेबल होते हैं, है न्यूक्लियस ही रेडियो एक्टिविटी दिखा रहा है। रेडियो एक्टिविटी मतलब कि न्यूक्लियस इतना अनस्टेबल, इतना कि अपने आप ही बम फट रहे हैं, अपने आप ही न्यूक्लियस में से टाएं 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 हो रही है, अल्फा बीटा गामा, इसलिए हैवी न्यूक्लियस रेडियो एक्टिविटी दिखाते हैं। कुछ लाइटर भी दिखाते हैं, कुछ लाइटर न्यूक्लियस भी दिखाते हैं, उनकी भी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम है। अब सुनो, मुझे एक बात बताना, थोड़ा सा टाइम लगेगा चालाकी समझने में। यदि मैं कोई हैवी न्यूक्लियस लूं जिसका मास नंबर 240 है, और मैं एनसीईआरटी का एग्जाम्पल ले रहा हूं, भाई यहां पर तो हैवी मास नंबर आएगा ना, मैं 240 लूं, है ना, 240 जिसका न्यूक्लियस का मास नंबर कितना है 240, उसे तोड़ दूं, इमेजिन करो 120 के दो न्यूक्लियस बन गए, दो 120 के। कैसे भी बन सकते हैं, ऐसा भी बन सकता है कि 100 140 120 130 110, ठीक। अब देखो, अब मुझे बताना, ये तो हमारे पुराना न्यूक्लियस है और इसको तोड़ दिया, तो ये हमारा इनिशियल सिस्टम है। क्या है ये? इनिशियल सिस्टम। और ये कौन है? हमारा फाइनल सिस्टम। अब ये बताइए, इनिशियल सिस्टम ग्राफ में कहाँ होगा? यहाँ। और फाइनल सिस्टम के जो दो नए न्यूक्लियाई बने 120 भाई मास नंबर यूं जा रहे हैं ना, तो 120 यहाँ आ जाएगा, यहाँ कहीं होगा 120, बोलो यहाँ कहीं होगा। तो ग्राफ देख के बताइए, तोड़ते ही जो नया सिस्टम बना वो ग्राफ में कहाँ शिफ्ट हो गया होगा? पीछे आ गया होगा ना। तो अब बताओ, इनमें से कौन ज्यादा स्टेबल है, इनिशियल या फाइनल? ग्राफ देख के। इसका मतलब ठीक पहचाना, इसका मतलब फाइनल सिस्टम जो तोड़ने के बाद आया है इज मोर स्टेबल देन इनिशियल सिस्टम। क्या मैं ये मान लूं, ये बात समझ में आई या नहीं आई? और ये बात आकाशवाणी नहीं हो रही, ग्राफ देखेंगे तो। और ये हम जानबूझ के तोड़ रहे हैं। बताऊंगा कि फिजिक्स ने इस ग्राफ से क्या जूस निकाला, इस ग्राफ का क्या इंपॉर्टेंस है, क्योंकि बोर्ड में क्वेश्चन आ चुका है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस ग्राफ। इस ग्राफ का कोई फायदा, ऐसे तो पता नहीं कितने ग्राफ फिजिक्स में खींचे हैं, और हर ग्राफ कोई मैसेज देके नहीं जाता, अबे ये तो कोई मैसेज नहीं दे रहा, इसने एक मैसेज दिया, नेचर में छुपा हुआ रहस्य बताया। बताऊंगा वो क्या रहस्य, बताना। इसने ये बताया कि यदि तुम हैवी न्यूक्लियस को तोड़ोगे तो वो तोड़ के इतना तोड़ना कि वो यहाँ आ जाए। मान लो तोड़ के यहाँ गया, तो बताना फाइनल सिस्टम ज्यादा स्टेबल या इनिशियल? फाइनल सिस्टम ज्यादा स्टेबल हो गया ना, पक्का। अब बताइए, जब कोई सिस्टम अनस्टेबल से स्टेबल होता है तो कैसे स्टेबल होता है? क्या होता है? वेरी गुड, सही पकड़े हैं। यदि कोई सिस्टम जो अनस्टेबल था उसके तोड़ के जब आपने देखा वो तो स्टेबल हो जाएगा, इसका मतलब वो एनर्जी निकालेगा। क्या निकालेगा? एनर्जी रिलीज करेगा। एक बार कहो तो दोबारा समझाऊं, वीडियो को बैक करके भी देख लेना यदि कभी देखो तो। यानी क्या बोला मैंने, ये ग्राफ में यहाँ है, एक बार और समझाता हूँ, और ये ग्राफ में यहाँ है। जब आप इसे तोड़ोगे तो आप यहाँ आ जाओगे, इधर से इधर आ जाओगे। इसका मतलब कम बाइंडिंग एनर्जी से ज़्यादा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन पे आओगे। इसका मतलब यानी पहले आप कम स्टेबल थे, अब आप ज़्यादा स्टेबल हो। इसका मतलब आपका जो नया न्यूक्लियस है वो और स्टेबल हो गया। तो कोई भी ब्रह्मांड का नियम है, कोई भी यदि अनस्टेबल से स्टेबल हो रहा है, अनस्टेबल से स्टेबल हो रहा है, तो पक्का उसने एनर्जी रिलीज की होगी। इसी एनर्जी रिलीज को हमने यूज किया है न्यूक्लियर फिजन। क्या है बेटा? न्यूक्लियर फिजन, नाम सुना ही होगा, बोलो। न्यूक्लियस को तोड़ना। वरना इस ग्राफ से पहले फिजिक्स फिजन नहीं जानती थी। फिजिक्स ने कहा ओ एक काम करते हैं, हैवी न्यूक्लियस तोड़ दो, हैवी न्यूक्लियस तोड़ दो, हैवी न्यूक्लियस तोड़ दो, उसके बाद एक बढ़िया सी लल्लन टॉप एनर्जी मिलेगी आपको। इसी एनर्जी को समझ में आ गया कि न्यूक्लियर फिजन का मोटिवेशन इस ग्राफ से मिला। कोई समझा सकता है एक बार रिपीट करके कि कैसे मोटिवेशन मिला? क्या है इस ग्राफ में जो हिडन कॉन्सेप्ट था
वो ये था कि यदि हैवी न्यूक्लियस को तोड़ोगे तो आप इधर आ जाओगे, रिलेटिवली इधर आ जाओगे, आप और स्टेबल हो जाओगे। इसका मतलब सिस्टम में से एनर्जी निकलेगी, और वही एनर्जी हम किस में यूज करते हैं? न्यूक्लियर फिजन, जो आजकल न्यूक्लियर रिएक्टर बने हुए हैं। अब ये समझ में आ गया तो तीसरा पॉइंट भी आ जाएगा। बताना, यदि मैं इधर से इधर आया, ऐसी इधर से इधर आऊं तो, अब समझ जाओ, इधर से इधर देखो, इन न्यूक्लियस को देखो कितनी कम बाइंडिंग एनर्जी है, और यानी 240 को तोड़ दो और 1 + 1 को जोड़ दो, यहां तोड़ दो और यहां जोड़ दो। आप बताना 1 + 1 करोगे 2 आएगा, तो इधर 1 इधर 1 2 रिलेटिवली इधर आ जाएगा कि नहीं, या 2 + 2 करोगे 4 इधर आ जाएगा कि नहीं। अब आप बताओ, सिमिलरली थ्योरम, यदि इसको जोड़ दोगे तो बताना, ये इनिशियल सिस्टम है आई, ये फाइनल सिस्टम है, बताओ कौन ज्यादा स्टेबल है? कौन सा, फाइनल या इनिशियल? कौन ज्यादा स्टेबल है विशाल? फाइनल ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि देख 1 यहां पर है और 2 यहां पर है, देख है ना, 1 यहां पर होगा, 2 यहां जाएगा। भाई यदि आप छोटे छोटे मास जोड़ोगे, ध्यान रखना छोटे छोटे जोड़ोगे, तुमने इसको प्लस इसको जोड़ दिया सपोज करो, तो तुम उल्टा यहां कैसे क्या होगे? हमें यहां से या तो यहां से यहां हो, यहां से यहां, गौर से देखना, लो से हाई की ओर आओ, लो से हाई की ओर आओ, तो या तो हैवी न्यूक्लियस तोड़ दो, हैवी न्यूक्लियस तोड़ दो, या लाइटर न्यूक्लियाई जोड़ दो। और लाइटर न्यूक्लियाई जोड़ोगे तो क्या होगा बोलो? सिस्टम और स्टेबल हो जाएगा। फिर वही सिमिलरली थ्योरम, एनर्जी रिलीज होगी, इसको बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन का भी ये हिडन कॉन्सेप्ट इस ग्राफ से मिला। नोट्स के लिए एनसीईआरटी की लैंग्वेज ही लिखवाता हूं मैं, एज इट इज, ये है हमारी। आगे